मार्केट का पंचनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शेयर में आ गए हैं फिर से, और पिछले 2-3 दिनों से जो आपने इतना हमें भरपूर प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल तो श्रेया हम करीब करीब 3,500 व्यूअर्स लाइव हमने देख रहे थे सिर्फ यूट्यूब पर। जी उसके बिल्कुल। अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी सब दर्शक हमें देख रहे हैं। आज उनसे भी हम कुछ सवाल लेंगे, उन प्लेटफॉर्म पर भी सवाल लेंगे आज। लेकिन मार्केट का हाल पहले, और आज मार्केट थोड़ा अच्छा रहा, क्योंकि देखिए आदत हमको ऐसी लग गई है श्रेया कि 200-250 पॉइंट से कम तो ऐसा कोई लगता ही नहीं कुछ हुआ है मार्केट में। इस बार कम से कम ये तो हुआ कि मार्केट थोड़ा सा मार्केट ने चलने की कोशिश की, और निफ्टी ने लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखाई। और ये बिल्कुल। तो खैर एनीवे, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज एटलीस्ट थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी थी। जी बिल्कुल। एक बार मैं मार्केट को ओवरव्यू दे दूं कि क्या कुछ एक्शन आज बाजार में देखने को मिला। रिकैप तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और थोड़ी खुशी सबके चेहरे पे नजर आ रही है क्योंकि निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, बाजार ने हरे निशान पर क्लोज हुआ है। अब एडजस्टेड नंबर थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। वही निफ्टी बैंक भी हरे निशान पर क्लोज हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कुछ सेक्टर्स में गम का माहौल था, लेकिन कुछ सेक्टर्स हरे निशान पर भी क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल बाजार ने आज रिकवरी करने की कोशिश की है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि लॉन्ग वीकेंड है, अब नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो क्या इस रिकवरी में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर एक और झटका लग सकता है? बहुत सारे लोगों के जहन में ये तो सवाल होंगे अभी। नहीं, बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल होंगे। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगले हफ्ते एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है मार्केट के लिए। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, उसके जहाँ पर हम रहते हैं, उसके मतलब मैं काफ़ी सालों से रहता हूँ, आप अभी आई हैं, तो वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन का रिजल्ट आना है। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को ये रिस्क लग रहा है कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में हार गई तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का पोजीशनिंग थोड़ी और कमज़ोर हो जाएगी। यही चीज़ हमने हरियाणा के टाइम पे भी देखी, लेकिन हरियाणा एक रिलेटिवली छोटा स्टेट था। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है जो लोकसभा में 48 सीट्स भेजता है, तो उस हिसाब से महाराष्ट्र की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट शायद थोड़ा सा टाइम बाय करने की कोशिश करे, और उसके बाद वेडनेसडे को जिस हिसाब से इलेक्शन हो, मार्केट को कुछ सेंस मिल जाएगा कि क्या होने वाला है शायद, और थर्सडे या फ्राइडे को मार्केट डिसाइसिव मूव बनाए। एक चीज़ जो मैं क्लियर हूँ कि मार्केट ये यहाँ नहीं रुकेगा। या तो ये मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली तोड़ेगा, 23,530 पर हम बंद हुए हैं, या तो आप सीधा पहुँच जाएंगे अगले हफ्ते 22,900 23,000 पर, या आप सीधा फिर एक बार के लिए 24,000 पहुँच जाएंगे। दो में से एक चीज़ होगी, आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, अब वो क्या करेगा मार्केट, क्या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए एक थोड़ा सा मेक और ब्रेक वीक है, क्योंकि ऑल्सो एक सॉर्ट ऑफ पेनल्टी वेट वीक भी है मार्केट के लिए। उसके बाद अगले हफ्ते एक्सपायरी भी होनी है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ट्रिगर है महाराष्ट्र इलेक्शन, क्या रिजल्ट आएंगे वो तो देखने वाली बात होगी। और सर सवाल भी आना शुरू हो गया है, और सवाल बहुत ज़्यादा सवाल है। पृथु का सवाल लेता हूँ कि पृथु कह रहे हैं कि आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू पृथु। इफ़ यू कैन प्लीज टेल अस दैट इज देयर एनी हिडन फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए, हिडन फियर्स की तो बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट को पता है जो हमें नहीं पता है, और वो जिस तरीके से मार्केट गिरा है ये कहीं ना कहीं उस तरीके से बता रहा है। प्लस क्या हुआ है ना पृथु जी, देखिए ये इस मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने शायद करेक्शन देखी नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा घबरा रहे हैं। वरना अब तक तो हम मतलब कई बार मार्केट में इस तरीके की करेक्शन देखी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ है मार्केट में जो इस तरह से व्यूज़ आए हैं। अच्छा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल लेते हैं श्रेया। मानस का एक सवाल है कि टाटा एलेक्सी, टाटा टेक, टाटा स्टील, टाटा पावर 10 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं क्या, या रतन टाटा के बाद इनका फ्यूचर नहीं है? देखिए मानस, रतन टाटा जी एक बहुत ही महान इंसान थे, लेकिन उनकी महानता इस चीज़ में भी थी कि उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी लीडरशिप तैयार करी थी जो उनकी एब्सेंस में भी उन कंपनियों को आगे बढ़ाएगी। और ये जितने भी नाम आपने लिए, इनमें से सिर्फ 1-2 नाम हैं जो थोड़े सिक्लिकल हैं, जैसे कि टाटा स्टील।
या टाटा मोटर्स। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए हैं, मेरा ये मानना है कि ये आगे जाते हुए भी मार्केट को आउट परफॉर्म ही करेंगे, चाहे टाटा पावर हो, चाहे टाटा एलेक्सी हो, चाहे टाटा टेक हो। हाँ, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, किस प्राइस पर आप बाय करेंगे, उस पर काफ़ी कुछ पर नहीं। लेकिन ये पूरा टाटा ग्रुप ही एक अच्छा है जिसपे निवेशक बेट लगा सकते हैं। श्रेया, आपने वो वेब सीरीज देखी है स्कैम 1992? या एवरीबॉडी हैज सीन दैट। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे अच्छी वेब सीरीज थी। उसमें वो उनसे पूछते हैं, वो 90s की है, कि कौन सा स्टॉक ले लूं, तो कहते हैं टाटा का कोई भी स्टॉक ले लो, वो चलेगा ही। तो वो 90 से चलता है। टाटा ग्रुप का कोई ही स्टॉक होगा जिसने इन्वेस्टर को पैसा नहीं बना। एक भरोसे वाली बात हो भरोसा, टाटा ग्रुप का भरोसा है, और वो मेरे ख्याल से क्लियरली मार्केट पर सर कुछ इंस्टाग्राम पे भी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से भी प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आईसीआईसीआई बैंक पे पूछ रहे हैं रिकवरी हो गया आज। सर देखा जाए तो निफ्टी ने हरे निशान पे क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं निफ्टी को ड्रैग करने में। तो रिकवरी यहाँ पे कब आती दिख सकती है, सवाल ये है। आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस बिहेवियर से मैं हैरान हूँ। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस बिहेवियर को देख के शायद एक रिस्क जो निकल कर आ रहा है कि संदीप बख्शी जी जिन्होंने इस बैंक को पूरा टर्न अराउंड किया है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि शायद वो अपना टर्म रिन्यू नहीं करेंगे, शायद। तो उनका टर्म अगले साल शायद या रिन्यूअल के लिए आ रहा है, तो उसमें वो रिन्यू करेंगे या नहीं, मेरे ख्याल से ये मार्केट पर रिस्क है। अगर उन्होंने रिन्यू कर दिया ना श्रेया, तो ये स्टॉक में 20-25% की रैली होगी। लेकिन अगर नहीं किया तो थोड़ा सा मार्केट शायद फिर एक थोड़ा सा डर का फैक्टर होगा वहाँ पर। सर ये प्राइवेट बैंक एज अ सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? नहीं, प्राइवेट बैंक्स में इस समय वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है प्राइवेट बैंक में। और ये मेरा मानना है कि प्राइवेट बैंक्स सिर्फ एक इंडसइंड बैंक को छोड़ दें जो 52 वीक लो बना रहा लगातार, बाकी सबके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। और एक बड़े सेक्टर्स में इकलौता यही सेक्टर है जिसका कि अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन देखें कंपेयर टू इट्स पीयर्स, वहाँ पर एक एटलीस्ट सेफ्टी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी है कंपेयर टू इट्स ओन मल्टीपल्स जो एवरेज मल्टीपल्स हैं उसके हिसाब से। तो वो मेरा एक मानना होगा। एक सवाल है कि ट्रेंड पर आपका क्या व्यू है नियर टर्म के? देखिए अनुराग जी, नियर टर्म पे तो मेरा व्यू ये है कि ट्रेंड नियर टर्म में शायद और करेक्ट होगा, क्योंकि नंबर्स जिस हिसाब से आए थे, वैल्यूएशन उसके हिसाब से बहुत महंगा था, बहुत मतलब बहुत महंगा था। अभी भी करीब 140 टाइम्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन नंबर बुरे नहीं थे, तो इस वजह से। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा और करेक्ट हो, और अगर वो थोड़ा और करेक्ट हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर वो उसमें शायद आपको बाय करना होगा। रिलायंस पर मैं व्यू दूंगा नहीं, क्योंकि ये रिलायंस हमारी खुद की कंपनी है, तो इसको इस पर हाँ बिल्कुल सही है। सर एक सवाल है अंशुल जी का, वो डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक पूछ रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड। ये सर ऐसे स्टॉक्स हैं ना जो मतलब अपने पीक से 50% तक डाउन हुए हैं, और सवाल यहाँ पे ये अहम हो रहा है कि अब क्या होगा इसमें और करना क्या चाहिए इनको ऐसे। बिल्कुल, और यही रसिक उपाध्याय का भी सवाल है कि डिफेंस शेयर हेल्थ में क्या हुआ है। ठीक है श्रेया, जो आपने बात की ना 40-50% ये स्टॉक्स डाउन है, ये इसलिए क्योंकि हम सिर्फ पीक से देख रहे हैं कि पीक से ये स्टॉक्स डाउन है, इतने डाउन है। उससे पहले चले कितने थे ये देखिए आप, स्ट्रेच भी बहुत 8-9 गुना है ये स्टॉक्स अभी भी अपने मतलब 3 साल के पहले के लो से। तो ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चल गए थे। इनमें मेरा ये मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स में यहाँ से भी 20 से 25% की करेक्शन आएगी। अगर आप नहीं झेल सकते तो प्लीज़ बाहर हो जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी भी डिफेंस के स्टॉक्स ने देखिए अच्छी खबरों पे चलना बंद कर दिया है। तो अभी तो पता नहीं ख़राब खबरें आएंगी या नहीं आएंगी, तो इसके लिए मैं बिल्कुल अभी भी थोड़ा सा वो रहूँगा, कॉशियस रहूँगा। नहीं डिलेमा नहीं है, मेरे को तो पता है कि मेरे को तो व्यू है कि ये स्टॉक यहाँ से और गिरेंगे। एक सवाल आया है अबू बाबा का, ये पूछ रहे हैं कि आई हैड एडेड 30% कैश लास्ट ईयर व्हेन वी क्रॉस 20,000, व्हेन शुड आई डबल माई पोर्टफोलियो एट व्हाट लेवल? देखिए सर, टाइम तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि बस आप एग्जैक्ट बॉटम पर डबल कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो 57% अभी भी हायर है, मेरा ये मानना है कि ये लेवल है जहाँ पे थोड़ा सा ऐड करिए, और मार्केट और नीचे आए तो और ऐड करिए, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो देखिए सिर्फ भगवान पकड़ सकते हैं। भगवान के साथ तो खैर हमारा कनेक्ट है नहीं, सिर्फ श्रद्धा है, लेकिन कनेक्ट तो है नहीं, तो इसके लिए क्या कहें उसके बाद। सर लोग बहुत प्यार दे रहे हैं आपको। कोशा जी कह रहे हैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर आपका, मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत और प्यार भरपूर मिल रहा है आपको। इंडीड और सटीक एनालिसिस आपकी यहीं से आती है, जो दर्शक इतना प्यार देते हैं आपको। सर टाटा मोटर्स पे भी हम
डिस्कस कर रहे थे। हालांकि हमने जितने दिन भी हमने ये शो किया टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं डिस्कशन में रहा है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सवाल से टाटा मोटर्स पर, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर भी हमने डिस्कस किया। एक बार सर इस पे भी आपकी राय, कहाँ तक गिरेगा पूछ रहे हैं गौरव जी। टाटा मोटर्स पे तो रोज़ सवाल आता है, ऐसा कोई दिन होगा जिसमें टाटा मोटर्स पे सवाल नहीं आता है हमारा। देखिए टाटा मोटर्स, मेरा अभी भी ये मानना है कि टाटा मोटर्स एक सिक्लिकल स्टॉक है। इसमें जब ये चलता है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, जब करेक्शन आती है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसमें आप वेट करें करेक्शन कहाँ ख़त्म हो रही है, जहाँ पर भी करेक्शन ख़त्म होगी वहाँ पर इसमें एक वापस री एंट्री का मौका मिलेगा। अब वो कल ही आ जाए, हो सकता है मंडे को आए, अगले हफ्ते आए, आई थिंक ये कहना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा। अच्छा, एक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, कई लोग पूछ रहे हैं कि कल एक आर्टिकल आया था कि 5 करोड़ रुपए आपका नेटवर्थ होना चाहिए तभी आप F&O में ट्रेड कर पाएंगे। देखिए ये सब हेयर से है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 करोड़ का नेटवर्थ तो इस देश में बहुत कम लोगों का होगा, तो इसका मतलब तो आप 90% लोगों को बाहर कर देंगे, फिर 90% ज़्यादा लोगों को बाहर कर देंगे। ये खबर ना बाजार में फैल रही है कि इतनी होनी ही चाहिए नेटवर्थ, NSE अब एक नया रूल लेकर आ सकता है, क्या ये सच बात है सर? नहीं देखिए, 5 करोड़ का नेटवर्थ नहीं, यहाँ ये हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, कुछ हो, थोड़ा ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 5 करोड़ का नेटवर्थ हो ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई वो आएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। अनुराग सोनी का सवाल है कि GMR लिया है 90 पे, क्या और ऐड कर सकते हैं? देखिए जी, GMR मैं तो खैर काफ़ी पॉजिटिव हूँ GMR पे, काफ़ी समय से रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको हर करेक्शन पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि प्योर एयरपोर्ट प्ले है ये कंपनी, और अदानी एयरपोर्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ता है और एक अच्छे ग्रुप से आती है, और अच्छा एयरपोर्ट है इनके पास, दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो और क्या चाहिए आपको, तो उस हिसाब से। सर एक सवाल है इंस्टाग्राम पे, संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो पूछ रहे थे कि क्या नेक्स्ट वीक बुलिश मार्केट होगा। एक डेटा में पढ़ रही थी सर, एक तबका ऐसा है एनालिस्ट्स का वो जो कि मानता है कि अभी तो निफ्टी अपने पीक से 10% डाउन है, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली और 10% गिरने की संभावनाएं हैं। तो नेक्स्ट वीक अगर बुलिश भी हो तो ऐसा हो सकता है कि सर दिसंबर तक हमें और 10% श्रेया, पहली बात तो अगले हफ्ते 4 ही दिन है, और दूसरा उनमें से भी एक बहुत बड़ा इलेक्शन वाला दिन है, तो अगले हफ्ते का व्यू तो बहुत टफ है लेना। जैसे तो मैं खैर थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, क्या होता है ना, अगर आप मुझसे पूछें कि दिसंबर एंड तक मार्केट हायर होगा या लोअर होगा, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे पूछेंगे कि 2025 के एंड में मार्केट हायर होगा या लोअर होगा, मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हायर होगा। अगर आप कहें मुझे कि 2027 के एंड तक मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा, मैं कहूँगा कि 27 के एंड तक मार्केट काफ़ी ऊपर होगा। अगर आप मुझे पूछें 2035 के एंड में क्या मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा, मैं छाती ठोक कर कहूँगा कि ऊपर ही होगा, नीचे तो होगा ही नहीं। तो वो आपके टाइम होराइजन पर डिपेंड कर रहा है। देखिए 4 दिन का कोई नहीं बता पाएगा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, और 4 दिन का पता भी नहीं करना चाहिए। 4 दिन का पता करके आप कर क्या लेंगे? और वैसे भी ना, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप पैसा बनाएंगे या नहीं, आप वेल्थ बनाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो मेरे ख्याल से उस पर फोकस करें कि आप बड़ा पैसा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी सवाल सर, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक भी लोग पूछ रहे थे, आपने पैसे बनाने के ऊपर बात की सर, ऐसे मूड माहौल में कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए अभी फिलहाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से इस समय सबसे पहले तो आप फोकस करें IT पर। देखिए श्रेया, एक चीज़ बहुत क्लियर है, इस मार्केट में सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब मार्केट गिर रही है लेकिन ये शेयर या तो नहीं गिर रहे हैं या फिर उल्टा चल रहे हैं। IT इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है या ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर है, तो वो क्लियरली आपको बता रहा है कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और प्लस वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डॉलर स्ट्रांग है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं वहाँ पर, रेट कट हो रहा है US में, कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं, कंपनियों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो एक सेक्टर अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसके लिए ये एक सेक्टर है जिस पर मैं एक पॉजिटिव व्यू लूँगा। दूसरी जहाँ तक बात है, और अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं व्यू लूँगा तो इस समय थोड़ा सा भले ही वो रिस्की लग रहा हो, लेकिन वो होगा थोड़ा सा सेलेक्टिव मेटल स्टॉक्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी चाइना में और पैकेज आते रहेंगे, और हाँ, तो मेटल्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी सेलेक्टिवली, जैसे आज नेल्को चला, मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिवली अभी भी मेटल स्पेस में यहाँ से भी हो सकता है कि थोड़ी सी तो मेटल और IT दो सेक्टर्स हैं जिसको आपको रडार पर रखना चाहिए। एक PVR पे सवाल आया है, PVR पे सवाल लेते हैं। देखिए PVR के पे ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवीज आ रही हैं। पिछले क्वार्टर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी स्त्री 2, और उसके बावजूद इस कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया, तो मतलब कुछ तो है। हाँ, बहुत सरप्राइजिंग है। मतलब इतनी अच्छी मूवीज़ के बाद भी अगर नहीं चल रहे हैं आप, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर ये बताइए। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अदानी पावर, देखिए अदानी पावर बहुत महंगा स्टॉक है,
वैसे पावर स्टॉक्स पर मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन अदानी ग्रुप थोड़ा सा इस समय एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप और हो सकता है कि बेटर स्टॉक्स हों। जब रैली आएगी सबसे पहले कौन सा सेक्टर लीड करेगा, मयूर पूछ रहे, मयूर मैंने अभी भी जवाब दिया कि शायद आईटी उस पर फोकस कर सकता है। राजू, हाँ राजू घोष का सवाल है एफएमसीजी में क्या करें, बहुत लॉस में हो। देखिए राजू जी, एक सेक्टर जहाँ पेन है वो है एफएमसीजी, और यहाँ पर वैल्यूएशन का भी कंफर्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे वैल्यूएशन का बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, तो स्टॉक्स गिर भी रहे हैं तो लोअर लेवल पे बाइंग नहीं आ रही, सबसे ज़्यादा गिरावट एफएमसीजी में ही देखिए। बिल्कुल पूरे हफ्ता देखिए, पूरे हफ्ते एफएमसीजी में गिरावट रही। इस हफ्ते के टॉप 2 लूजर्स एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया थे। तो ये क्लियरली, क्योंकि आप 40-40, 50-50 टाइम पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, और अगर उस हिसाब से नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो फिर मार्केट नहीं उस हिसाब से फिर रिवॉर्ड करेगा। सर अभिषेक सिंह जी ने अपने सवाल को प्रायोरिटी पे लेने की रिक्वेस्ट की है। अपोलो हॉस्पिटल पे व्यू मांग रहे हैं सर। एक तो ये फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक कैसा लग रहा है, और ये पूरा पॉकेट आपको कैसा लगता है फार्मा सेक्टर? देखिए श्रेया, हॉस्पिटल स्टॉक्स पर मैं जनरली अपनी राय देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है पर्सनल रीजंस की वजह से, तो इसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ। एक कंपनियाँ बहुत पैसा बना रही हैं लोगों के एक्सपेंस पर, ठीक है ना। खैर सब कंपनियां एक जैसे नहीं होती हैं, सब हॉस्पिटल्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अपोलो के बारे में जाना जाता है कि अच्छा हॉस्पिटल है, और इससे ज़्यादा मैं खैर कहूँगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टॉक्स पर बात करता नहीं हूँ, मेरे अपने रीजंस हैं इसकी वजह से। अब एक सवाल और आया है कैंपस एक्टिव वेयर। देखिए इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से चल ही नहीं रहा है ये स्टॉक, बहुत लोगों ने इसमें बहुत अपने हाथ जलाए हैं। CDSL देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपका व्यू 10 साल का है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आपका व्यू 1 साल का है तो बहुत ख़राब स्टॉक है। तो अब आप तय करिए कि आपको क्या करना है बेसिकली। सर एक और सवाल है सौरभ जी का, इज इट अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट वेदांता? हाँ वेदांता, देखिए वेदांता खरीदने का टाइम मेरे ख्याल से जा चुका है। अब वेदांता इन लेवल्स पर है जहाँ पर मैं तो रेकमेंड करूँगा नहीं। आई थिंक 100 रुपये पे जब वेदांता था और 90 रुपये पे के फ्लोर प्राइस पर जब डीलिस्टिंग लाया था तब किसी ने लिया नहीं, उसके बाद से 300 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर कर चुका है वो, ठीक है। तो खैर ईजियर सेड देन डन, लेकिन इस लेवल पे ना मुझे लग रहा है कि वेदांता में मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूँगा। हाँ सर आज एफएनओ में जो स्टॉक्स 45 स्टॉक्स के इंक्लूजन हुए हैं उसका असर देखने को मिला। जियो फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 6% से ज़्यादा तेज़ हुआ है। उस पर सवाल आ रहे हैं सर, जियो फाइनेंस पे पूछ रहे हैं, जियो फाइनेंस पे क्या करना चाहिए? यूट्यूब पे उठाया या फिर यूट्यूब पे नहीं, देखिए जियो फाइनेंस के चलने का एक कारण ये भी है कि अब बहुत लोगों को लगता है कि वो एफएनओ में आएगा, तो एफएनओ में आएगा तो इस वजह से ये सॉरी निफ्टी में आएगा, तो निफ्टी में आएगा तो लोग ऑब्वियसली उसको बाय करेंगे, फंड्स बाय करेंगे। ये भी एक कारण है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर वो पॉजिटिव व्यू आता हुआ देख रहे हैं। मैं इस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा श्रेया, क्योंकि अगेन रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। मैं HDFC बैंक पर चिराग का सवाल लेना चाहता हूँ। देखिए HDFC बैंक, मेरा ये मानना है कि HDFC बैंक काफ़ी एक प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन झेल चुका है। साइन दिखा रहा है ये स्टॉक बॉटमिंग आउट के, साइन दिखा रहा है ये स्टॉक की FI की भी सेलिंग जितनी होनी थी वो काफ़ी हद तक निपट चुकी है, और यहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। खोने को यहाँ 200 रुपये हैं, पाने को यहाँ 1000 रुपये हैं। ये मेरा व्यू है HDFC बैंक पर। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा व्यू रहेगा। सर एक सवाल इंडिगो पे भी है, यानी आइडिया ऑन इंडिगो पूछ रहे हैं नायरन जी, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या रहेगा सर? इंडिगो पे पूछ रहे हैं। देखिए इंडिगो पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मेरा ये मानना है, हाँ क्योंकि आपने बात की कि और अब किन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, ये एक और कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक क्वार्टर के ख़राब नंबर्स पर मार्केट ने इतना पनिश कर दिया एज इफ एंड ऑफ द स्टोरी है। श्रेया मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों, इंडिगो से बेटर मुझे कोई एविएशन कंपनी नहीं दिखती है वर्ल्ड वाइड, फॉरगेट अबाउट इंडिया। जो बिजनेस मॉडल इन्होंने मास्टर कर लिया है ना, वो और किसी के पास नहीं है। प्लस तो, हाँ जिसे आप बात करें, नहीं बोलिए। मैं प्लस जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म बूस्ट कर रहा है और जिस तरीके से लोग घूमना चाह रहे हैं, इस पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये एक कंपनी है जिसके इस अम्ब्रेला के अंडर आएगी, तो उसकी वजह से भी एक फोकस बनेगा। बिल्कुल, और इनका तो खैर फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस वो भी एक अलग से भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो इसके हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि ये शायद अच्छा करेगा। देखिए सर, ऐसा है कि मेरे हेयर स्टाइल चेंज करने से अगर मार्केट चलने लग जाए तो मैं कर लूँगा लेकिन वो होता नहीं है उससे।
ठीक है ना। मेरी क्वेरी आज तक नहीं गई ट्रेडर्स ऑनलाइन पर। मैं 2010 से CNBC आवाज़ देख रहा हूँ। स्काई इज़ वेल जी। कौन सी क्वेरी नहीं गई आपकी, आप भेजिए। आप एक काम करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना, वहाँ पर एक ईमेल मी करके है, उस ईमेल मी पे क्लिक करिए, उससे मुझे मेल आ जाएगी, ठीक है। आप उसमें मुझे मेल करिए अपने इसी नाम से, मैं आपकी क्वेरी लूँगा फिर ट्यूसडे को। डोंट वरी, मंडे या ट्यूसडे को पक्का लूँगा। हाँ, एक और सवाल सर, डी मार्ट पे भी आ रहा है, इसका भी इंक्लूजन हुआ है FNO में। हाँ। और डी मार्ट पे कैसा अब आपका ओपिनियन रहेगा सर इसके बाद? देखिए, मेरा ये मानना है कि डी मार्ट का एक लंबे समय का टॉप बन चुका है। कारण है उसके कई। डी मार्ट की स्टोरी धीरे धीरे, फिनिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, अनलेस डी मार्ट अपने आप को इमेजिन करे। श्रेया, आप, मुझे पता नहीं आप जाती थी या नहीं वैसे पहले डी मार्ट या हाइपर सिटी या ये सब में? गई हो सर। हाँ, लेकिन लास्ट कब गए होगे? दैट आई डोंट, है ना, क्योंकि अब हर कोई यूज़ करने लग गया ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट, है ना। अब आजकल आप डी मार्ट का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वो ये होता था कि वो कम प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अब लोगों को लगता है यार इतना डिस्कम्फर्ट कौन पाले, मतलब वीकेंड वैसे ही लिमिटेड होते हैं, तो उस पर घूमने जाएं, पिक्चर देखें, होटल में जाएं, डी मार्ट की लाइन में जाके कौन लगे। तो ये एक चीज़ है। अब हो सकता है कि राधा किशन दमानी जी बहुत ही एस्ट्यूट बिजनेसमैन है, हो सकता है कि वो अपने आप को री इमेजिन करें, और हो सकता है कि वो कुछ दोबारा एक बिज़नेस मॉडल पे दोबारा काम करें, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद डी मार्ट में कुछ समय के लिए शायद थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सवाल था इंस्टाग्राम पे, स्वप्निल जी ने पूछा था। आई होप सारे ओपिनियंस वो जॉट डाउन कर रहे होंगे स्वप्निल जी। चलिए, एक काम करते हैं, अब आप लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय करिए। और मंडे और ट्यूसडे को शायद मैं ना आऊँ, शायद कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जुड़ूँ, लेकिन अगर मैं छुट्टी पर रहा तो फिर मैं आपसे, अब वेडनेसडे को वैसे छुट्टी है तो सीधा थर्सडे को मिलूँगा। और अपना वीकेंड एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्रेया और मैं इजाज़त लेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।